प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आज मैं क्लास 10th के लिए मैथ के चैप्टर 1 को लेकर के हाजिर हूँ। इसके प्रथम भाग में आपने कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की और अब इसके सेकंड भाग में भी हम कुछ नियमों के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण रूल्स है वो है, देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इस रूल्स के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। देखिए, a = bq+r, यहाँ पर a है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और r है शेषफल। भाज्य यानी डिविडेंड, भाजक यानी डिवाइजर, भागफल यानी क्वोटेंट और शेषफल यानी रिमाइंडर। तो देखिए, ए भाज्य उसको कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं जिसको भाग दिया जाता है, और भाजक जिस संख्या से भाग किया जाता है उसे भाजक या डिवाइजर बोलते हैं। और क्यों भागफल, यानी कि भाज्य को भाजक से भाग देने पर जो संख्या हमको ऊपर या बगल में प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वोटेंट बोलते हैं या भागफल कहते हैं। और अंत में जो संख्या सबसे नीचे बचती है जो कि भाजक से छोटी होती है उसको हम शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। तो ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण रूल्स है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। तो स्टूडेंट्स, इस रूल्स का प्रयोग करके हम महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शॉर्ट फॉर्म में HCF और लघुत्तम समापवर्त यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी शॉर्ट फॉर्म में LCM ये ज्ञात करेंगे। तो बहुत से जो कमज़ोर विद्यार्थी विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों से हैं वे इस HCF और LCM यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्त यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या होता है और क्या इसको निकालने के कुछ अन्य तरीके हैं, तो हम इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके सामने ये महत्तम समापवर्त यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है। सपोज कीजिए हमारे सामने एक संख्या 12 दी गई है और एक नंबर 36 है। ये 12 और 36 हैं। अब इनका हमको HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे इन संख्याओं के। जैसे आपके सामने 12 है तो 12 को हम देखिए 2 × 2 × 3 यानी 2 × 2 × 3। अब देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12 ये हो जाएगा। और अगर इस 36 को हम देखें तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 जा 36 यानी 2 दूना 4, 3 12, 3 36। ये 12 और 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड हमने किए। अब देखिए इसमें इन दोनों में कितना कॉमन है, अधिक से अधिक जितना कॉमन मिल सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको यहाँ पे ये 2 कॉमन मिल रहा है और फिर इसके बाद में देखिए ये 2 कॉमन मिल रहा है और ये 3 कॉमन मिल रहा है। तो HCF = इन दोनों कॉमन से 1 ले लेंगे 2, इस कॉमन से 1 ले लेंगे 2 और इस कॉमन से हमको क्या मिला 3 यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12। ये 12 क्या है,
ये 12 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक हुआ। अब स्टूडेंट्स, जो लघुत्तम समापवर्त होता है, लघुत्तम समापवर्त जिसको कि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? आखिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है? तो वो संख्या जो 2 या 2 से अधिक दिए गए संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए यानी कि भाग हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट फॉर्म में LCM, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। यानी कि अगर हमें मान लिया इस 24 और 36 का LCM ज्ञात करना हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना हो, यानी वो संख्या, वो लीस्ट माने छोटी से छोटी, हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इस 24 से और 36 से दोनों से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूरी तरीके से भाग हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो हमें इस 24 और 36 का अगर LCM ज्ञात करना हो तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे? प्रक्रिया वही, सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, ये 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। और 36 यानी 36 के 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, 3 जा 36, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब हमें इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो देखिए LCM इक्वल टू सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि जितना कुछ इसमें कॉमन है वो हम सबसे पहले ले लेते हैं। जैसे देखिए आपको ये 2 कॉमन मिला तो ये 2 लिख लिया मैंने, फिर ये 2 कॉमन मिला तो ये 2 भी मैंने लिख लिया। अब देखिए इधर ये 3 मिला तो मैंने 3 लिख लिया। अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करने के लिए, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए कॉमन लेने के बाद में भी जो कुछ बचता है उसको भी हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 3 बचा तो हम यहाँ पर ये 2 और इंटू 3 ये भी लिख देंगे। तो अब देखिए विद्यार्थियों, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, 12 दूना 24, 72, तो ये 72 हो गया लघुत्तम समापवर्त। यानी 72 वो छोटी से छोटी संख्या है जो कि 24 और 36 इन दोनों से विभाज्य हो जाएगी, विभाज्य है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये लासा और मासा क्या होता है। महत्तम समापवर्तक का मतलब महत्तम यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दे, वो हुआ महत्तम समापवर्तक। और वो छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे एक 24 और 36 था, अगर कोई तीसरी नंबर भी है तो उन तीनों में हम कॉमन ले लेंगे। तीनों में कॉमन लेने के बाद में फिर हम 2 में कॉमन देखेंगे और उसके बाद में जो बचेगा उसको भी हम शेष ले लेंगे। तो इस तरीके से हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त
ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, हम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो 135 और 225, ये 135 व 225 ये दिया गया है। तो देखिए ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 225 को हम 135 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सारी डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 जा 135। अब 5 में 5 गया 0 और यहाँ से यहाँ कैरी ले गए, 12 में 3 गया 9। अब देखिए ये 9 छोटी संख्या है और 135 ये बड़ी संख्या है। तो हमने क्या किया, इस 135 को यहाँ कर दिया। तो अब देखिए ये 90 1 जा 90। अब देखिए ये 45 बचा। तो 45 से हम अब इस 90 को डिवाइड करेंगे। तो 90 2 जा 45 2 जा 90। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि यहाँ पर आ करके संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो गई और इस तरीके से लास्ट में हमको कौन सा डिवाइजर है, 45 है। तो यही हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये मिल गया। तो अब देखिए स्टूडेंट इस 135 को हम लिख सकते हैं। देखिए 135, अब जब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया तो 135 को हम 45 से डिवाइड करेंगे। तो 45 3 जा 135। तो इसको लिख सकते हैं। देखिए ये डिवाइजर है तो इसको हम पहले लिखेंगे 45 इंटू 3 और प्लस 0। अब 0 हम लिखें या ना लिखें, चूँकि रिमाइंडर 0 है इसलिए मैंने प्लस लगा करके 0 कर दिया है ताकि यूक्लिड के थ्योरम के हिसाब से हम इसको लिख सकें। और देखिए जो 225 है तो ये 45 और 5 जा 5 पे 25 और 5 को 20 2 22। तो 225 को हम लिख सकते हैं 45 इंटू 5 प्लस 0। तो अब इसमें क्या हुआ, देखिए 45 ये कॉमन है तो HCF इक्वल टू 45 ही हो गया। आप यहीं से भी डायरेक्ट लिख सकते थे क्योंकि 135 से आपने 225 को डिवाइड किया है और जो लास्ट में जो हमको डिवाइजर मिला है यानी जो अंत में हमको जो भाजक प्राप्त हुआ है वो 45 है। तो यहीं से स्पष्ट है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 45 है। इसको करने की आवश्यकता कोई विशेष नहीं है, बस इसको मैंने इसलिए लिख दिया ताकि देखिए ये यूक्लिड के एल्गोरिथम का पालन करती है। तो स्टूडेंट्स इसमें 2 और हैं खंड हैं, एक 196 और 38,220 और 867 255। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को भी आप इसी तरीके से लगाइएगा। अब देखिए विद्यार्थियों इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। q कोई पूर्णांक है। तो स्टूडेंट्स कोई भी संख्या जैसे मान लिया a बराबर
बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का है, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरी या थ्योरम। तो यहाँ पर आर क्या है, रिमाइंडर है यानी शेषफल है, ए आपका भाज्य है, बी भाजक है और क्यू क्या है, क्यू भागफल है। यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें, तो देखिए इसमें क्या है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो बी है, बी इक्वल टू 6 है और जो आर ये शेषफल है ये 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। देखिए जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर बड़ा है तब तो उसमें फिर डिवाइजर घट जाएगा, इसलिए रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से छोटा होता है। इसलिए जो आर रिमाइंडर है वो डिवाइजर यानी भाजक 6 से छोटा है और 0 से ये बड़ा है या 0 के बराबर हो सकता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यदि इनको इस इक्वेशन में समीकरण 1 में रख दें तो देखिए a इक्वल टू 6q प्लस 0 अगर रिमाइंडर है तो इसका मतलब कि ये संख्या पूर्णतः भाज्य है। और 6 से कोई भी विषम संख्या, कोई भी ऑड नंबर डिवाइड नहीं होती है, 6 से हमेशा इवन नंबर ही डिवाइड होती है। आप देख सकते हैं 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो 6 से कोई भी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर डिवाइड नहीं होती है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो इसके मतलब कि बी क्यू क्या है, बी क्यू एक सम संख्या है। तो यहाँ पर जो है बी क्यू क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, ये सम संख्या है। और विद्यार्थियों यदि a बराबर 6q प्लस 1 कर दें तो हम देख चुके हैं अभी कि 6q क्या है, एक इवन नंबर है और किसी भी इवन नंबर में यदि 1 ऐड कर दिया जाए तो वो ऑड नंबर बन जाता है, विषम संख्या बन जाता है। तो ये क्या है, ये एक विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है। और फिर अगर हम इस a बराबर 6q प्लस 2 यानी कि अगर रिमाइंडर 2 है तो जैसा कि हम देख चुके हैं 6q क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या में यानी कि इवन नंबर में यदि इवन नंबर जोड़ा जाएगा तो फिर ये सम संख्या बन जाएगी। तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगी। और फिर देखिए अगर a बराबर 6q प्लस 3 कर दें तो सम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ी तो फिर विषम संख्या ये हो जाएगा। फिर ये जो है 6q प्लस 3 क्या है, एक आपका ऑड नंबर है। और देखिए अगर हम फिर a बराबर 6q प्लस 4 करें तो ये फिर एक जो है सम संख्या हमको मिलेगी, क्योंकि सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर सम संख्या ही मिलती है। और अगर a बराबर 6q प्लस 5 कर दें तो फिर सम संख्या में विषम यानी ऑड में सॉरी इवन में 8 जोड़ेंगे तो फिर हमको 8 मिलेगा। तो ये फिर हमको विषम संख्या मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि a इक्वल टू 6q प्लस 1 विषम संख्या, a इक्वल टू 6q प्लस 3 विषम संख्या, a इक्वल टू 6q प्लस 5 विषम संख्या। स्टूडेंट्स हमको यही प्रूव करना था कि जब किसी भी और कोई भी ऑड नंबर 6q प्लस 1 प्लस 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के फॉर्म में होती है। तो ये हमको प्रूफ करना था, ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसके हम एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है
कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो एक शब्द आया अधिकतम यानी हाईएस्ट। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें HCF ज्ञात करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ज्ञात कर लें, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 616 और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 32। ये 32 है। तो 616 को हम 32 से डिवाइड करेंगे। तो 32 1 जा 32। अब देखिए 11 से 2 गया 9 और यहाँ 5 से 3 गया 2 और ये कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? अब ये आपका 9 जा कट जाएगा। तो 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1। अब 9 3 जा 27 और 1 28। अब देखिए 16 में 8 गया 8, बाकी यहाँ पे अब इस 8 से हम 32 को डिवाइड करेंगे। तो 8 4 जा 32। तो आपने देखा कि अंत का डिवाइजर क्या है? 8 है। इसलिए अधिकतम जो पंक्तियां हैं, अधिकतम पंक्तियां मानी मैक्सिमम लाइन्स इक्वल टू 8 हो गया। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन NCERT बुक 1.1 एक्सरसाइज से है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में कल कुछ हम इसके आगे लेकर के हाजिर होंगे। जय हिंद।